ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस दोनों ही वीक बोन है, लेकिन जब एक हेल्दी बोन वीकनेस की तरफ जाती है तो जो उसकी इनिशियल स्टेज है दैट इज ओस्टियोपीनिया, उसकी जो लास्ट स्टेज है वीकनेस की दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। बट फिर भी अगर थोड़े बहुत भी ऐसे बदलाव जो हमसे मिस हो जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि शायद आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, ओस्टियोपीनिया होने का रिस्क बढ़ रहा है। लेग्स में पेन आने लग गया वॉक करने में, हिप में पेन आता है, काफ़ी देर चेयर से बैठ के उठते हो तो पेन आता है, या सुबह उठते हो तो थकान सी लगती है, बैक में पेन होता है, बैक आगे की तरफ झुकने लग गई है, नेक की मसल्स में पेन आता है। कैल्शियम की कमी से क्या ओस्टियोपीनिया होने का रिस्क जो है वो बाकी लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है? डेफिनेटली कैल्शियम एक बोन का पिलर है। अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे एक मकान बनता है उसके अंदर ईंटें लगते हैं, सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, दैट ईंटें इज कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम के बिना बोन बनेगी तो वो बोन बहुत वीक होंगी और अल्टीमेटली वो ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस में जाएंगी। इसमें डॉक्टर प्रोटीन की भी बात होती है, तो प्रोटीन भी हमारी हड्डियों के लिए क्या उतनी ही ज़रूरी है? बोन का 50% पार्ट इज प्रोटीन। सेम वही एग्जांपल, अगर मकान बन रहा है, अगर कैल्शियम ब्रिक है, विटामिन डी उसके अंदर जो सरिया लग रहा वो है, और जो सीमेंट पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है दैट इज प्रोटीन, जो स्कैफोल्ड होता है इस प्रोटीन। तो अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो भी आपकी बोन इतनी हेल्दी नहीं रहेंगी। एक्सरसाइज के लिए भी कोई सही तरीका है जो हमें ओस्टियोपीनिया होने से बचा सकता है? एक्सरसाइज में बेसिकली सिंपल वॉक इज नॉट इनफ, इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी ऐड करनी होती है। बोन फॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है जब उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, लाइट जॉगिंग, हल्की रनिंग, ये सब आप करोगे तो इससे आपकी जो लोअर बॉडी बैक है ये स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी, उनकी बोन फॉर्मेशन बनती रहेगी। इसमें अगर हमने ओस्टियोपीनिया के उस स्टेज पर ध्यान नहीं दिया, लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, दवाइयाँ नहीं शुरू की, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? फिर धीरे धीरे ये ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन वीक प्लस सिम्टम्स। क्या धीरे सिम्टम्स? धीरे उनके बैक में पेन शुरू हो जाएगा, चलने में लेग्स में पेन होगा, धीरे धीरे जो बॉडी है आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगी, या उसमें फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। क्या आपको लगता है कि हड्डियों का कमजोर होना सिर्फ 50-60 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद ही होता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार इस उम्र से पहले ही लोगों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और उनको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो उनको लगता है बहुत नॉर्मल है, जैसे बात बात पर फ्रैक्चर हो जाना, कई बार हड्डियों में पेन होना, ये शरीर में ऐसे बदलाव जो शायद कुछ ऐसे बीमारी की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पर कई बार इसके शुरुआती संकेत ऐसे होते हैं जो ओस्टियोपीनिया की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस में ओस्टियोपीनिया में क्या डिफरेंस है? ऐसे शुरुआत के क्या लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि नहीं ये ओस्टियोपोरोसिस नहीं ओस्टियोपीनिया है? इसको हम सही कैसे कर सकते हैं सो दैट आगे चल के ये दिक्कत ओस्टियोपोरोसिस में तब्दील ना हो, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के सेशन में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे कि ओस्टियोपीनिया क्या है, किन लोगों में ज्यादा खतरा है होने का, इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बना करके एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंकुर धीमन, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है और एचओडी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट यथार्थ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओस्टियोपीनिया के बारे में, और जो आगे चल के ओस्टियोपोरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले बताता हूँ ओस्टियोपीनिया होता क्या है। हमारी बोन में कुछ नॉर्मल एक्टिविटी चलती रहती है, जैसे कि हमारी बोन में बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी भी चलती रहती है और बोन की ब्रेक डाउन एक्टिविटी भी चलती रहती है। अच्छा। जब इनका बैलेंस बना रहता है तो एक हेल्दी बोन बनी रहती है। अगर बोन टूटने की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए या बोन बनने की एक्टिविटी कम हो जाए तो वो बोन वीक होनी शुरू हो जाती है। तो जो उसकी स्टार्टिंग स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ओस्टियोपीनिया। ओस्टियोपीनिया में जनरली आपको कोई सिम्टम नहीं होंगे, कोई पेन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट आपकी बोन नॉर्मल हेल्दी बोन से वीक होंगी। बट अगर आप इसको इस स्टेज में नहीं रोकोगे, इट्स अ वार्निंग साइन। अगर आप इस स्टेज में इसको रोक ले तो ये वापस आपकी हेल्दी बोन में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर नहीं रोका तो ये शिफ्ट हो जाती है ओस्टियोपोरोसिस में। ओस्टियोपोरोसिस इज बोन वीक प्लस सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन्स
जैसे बोन पेन शुरू हो जाएंगे, बैक पेन शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में पेन होने लगेगा, आप वॉक करके आओगे पेन हो जाएंगे, आपके फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे। हाँ, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। तो डॉक्टर, अगर किसी को समझना हो कि ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस में एक अंडरलाइन डिफरेंस क्या है, तो अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो वो क्या होगा? ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस दोनों ही वीक बोन है, लेकिन जब एक हेल्दी बोन वीकनेस की तरफ जाती है तो जो उसकी इनिशियल स्टेज है दैट इज ओस्टियोपीनिया, हाँ, उसकी जो लास्ट स्टेज है वीकनेस की दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। ऐसा कहा जाता है डॉक्टर कि महिलाओं में ओस्टियोपीनिया या ओस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है। फीमेल्स में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी, पोस्ट मेनोपॉजल। हार्मोनल चेंजेस होने से इसमें जो एक मेन हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन, जो इसकी बोन साइकिल को कंट्रोल करता है। अगर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो जो बोन की टूटने की एक्टिविटी है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो पोस्ट मेनोपॉज फेज में एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी फॉल करता है, जिसकी वजह से सडनली बोन लॉस शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो ऑस्टियोपोरोसिस में चली जाती है, चली लेकिन ये फेज मेल्स में नहीं होते। हाँ, ये महिलाओं में बाकी ज्यादा सारे होता है। फैक्टर्स मेल और फीमेल में कॉमन है एक्सेप्ट प्रेगनेंसी और Menopause। पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से उसमें टेंडेंसी, फीमेल्स में टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। क्या इसमें एज का भी रोल है? क्योंकि अक्सर देखा गया है ओस्टियोपोरोसिस 50-60 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन क्या ओस्टियोपीनिया इससे पहले हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया एक एज लिमिट के बाद होता है, दैट इज एजिंग प्रोसेस। हाँ। लेकिन ये अर्ली एज में भी हो सकता है और आजकल काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है कि यंग बच्चों में, टीनेजर्स में, एडल्ट्स में ये काफ़ी कॉमन है। क्यों? एक बोन को बनाने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन आजकल की आप लाइफ देखोगे, लाइक ये कॉर्पोरेट कल्चर, आप सुबह ऑफिस में आओ, सारा दिन कंप्यूटर, शाम को बाहर जाओ, नो सन एक्सपोजर, लैक ऑफ विटामिन डी, जिससे ऑस्टियोपीनिया बढ़ता है। लेकिन ओल्ड एज में ये फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन ओल्ड एज में जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स है जो बोन को प्रमोट करते हैं, बनाते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती रहती है। तो दैट इज एजिंग प्रोसेस। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आएगा ही, लेकिन हम टीनेजर्स में, बच्चों में इनको इम्प्रूव कर सकते हैं और ऑस्टियोपीनिया होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। कैल्शियम की कमी से क्या ऑस्टियोपीनिया होने का रिस्क जो है वो बाकी लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है? डेफिनेटली। कैल्शियम एक बोन का पिलर है। अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो, लाइक मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे एक मकान बनते हैं, उसके अंदर ईंटें लगते हैं, सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, दैट ईंटें इज कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम के बिना बोन बनेगी तो वो बोन बहुत वीक होंगी और अल्टीमेटली वो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में जाएंगी। तो एक इंसान को एक दिन में कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और उसको पूरा करने के लिए क्या फूड सोर्सेज हैं? जनरली हमें एक डे में 500 mg ऑफ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हमें डेली प्रोडक्ट से मिल जाता है। लाइक जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, चीज़ है और दही है, उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक है और साग है, इन सब से कैल्शियम काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तिल के लड्डू, इनमें काफ़ी कैल्शियम होता है। तो अगर हम ये डेली प्रोडक्ट्स लेते हैं तो इसमें हमें इतना कैल्शियम मिल जाता है कि जो हेल्दी बोन को मेंटेन कर सके। लेकिन एक एज के बाद जब हमारी ये सब हार्मोनल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, तब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रेज हो जाती है, वो 500 to 1000 mg पर डे पड़ जाती है। इन दैट केस हमें सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और फीमेल्स में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो और ज़्यादा, तब वो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है बॉडी में और हमें हायर सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। आपने कैल्शियम के साथ विटामिन डी की भी बात कही, तो एक दिन में एक इंसान को कितने विटामिन डी चाहिए होता है और उसको लेने का जो सोर्स है वो क्या है? देखो, विटामिन डी जनरली हमारी बॉडी बनाती है धूप से। अच्छा। आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं सुबह शाम सैर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है आप दोपहर में धूप में बैठ जाओ और वो विटामिन डी बनेगा, नहीं। अच्छा। जब उगता सूरज है और ढलता सूरज है, उसमें से अल्ट्रावायलेट बी निकलती है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और जो हमारी फैट में कोलेस्ट्रॉल होता है उससे विटामिन डी बनाती है और यही इसका मेजर सोर्स है। इसके अलावा माइनर सोर्स भी हैं, लाइक फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, लेकिन ये सिर्फ नॉन वेज प्रोडक्ट्स है। किसी भी वेज प्रोडक्ट में विटामिन डी का सोर्स नहीं होता है। इसलिए हमें मेनली सन बाथ जरूर लेना चाहिए अर्ली मॉर्निंग में या कितनी देर इवनिंग में। 15 to 20 मिनट्स इनफ। अगर आप एक छोटी सी वॉक ले सको 1 किलोमीटर की और अर्ली मॉर्निंग में या शाम को, दैट इज इनफ। लेकिन लोग वॉक भी करते हैं तो कपड़े पहन के करते हैं, तो फिर एक्सपोजर मिलेगा कैसे? एक्सपोजर है, फेस है, आपके हैंड्स है, आप हाफ टी शर्ट डालिए, शॉर्ट्स डाल सकते हैं, तो उससे मिल जाता है। ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है कि किसी में
कैल्शियम की मात्रा कम है बट वो भर भर के विटामिन डी ले रहा है तो वो सही है होगा, या विटामिन डी कम है और भर भर के कैल्शियम ले रहा है तो वो सही होगा, या दोनों का रहना जरूरी है? ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि ज्यादा कैल्शियम खाएंगे तो बोन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। विटामिन डी भी उतना ही जरूरी है जितना कैल्शियम जरूरी है। हाँ। जब आप कैल्शियम लेते हो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन डी चाहिए। बोन में कैल्शियम हर ऑर्गन को चाहिए, लीवर, हार्ट, लंग, लेकिन उसको बोन में ले जाने के लिए विटामिन डी चाहिए। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे ये कैल्शियम और विटामिन डी जाके बोन में ही लगते हैं। अच्छा। वो भी फैक्टर्स जरूरी रहते हैं। तो सिर्फ कैल्शियम से ऐसा नहीं है कि आप कैल्शियम खाते रहो और बोन स्ट्रांग हो जाए, ये सबसे बड़ा मिथ है। और ओल्ड एज में सब कैल्शियम ही कैल्शियम खा रहे हो, विटामिन डी कोई नहीं, विटामिन डी नहीं ले रहे होते। ठीक है, मतलब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों उतने ही जरूरी है। इसमें डॉक्टर प्रोटीन की भी बात होती है, तो प्रोटीन भी हमारी हड्डियों के लिए क्या उतने ही जरूरी है? बोन का 50% पार्ट इज प्रोटीन। अच्छा। होता क्या है, बोन जब स्ट्रक्चर बोन का बनता है तो पहले वो एक प्रोटीन स्कैफोल्ड होता है, उसके अंदर फिर कैल्शियम और विटामिन डी आके डिपॉजिट होते हैं, तब वो स्ट्रॉन्ग होता है। सेम वही एग्जांपल, अगर मकान बन रहा है, अगर कैल्शियम ब्रिक है, विटामिन डी उसके अंदर जो सरिया लग रहा वो है, और जो सीमेंट पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, दैट इज प्रोटीन। जो स्कैफोल्ड होता है इस प्रोटीन। तो अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो भी आपकी बोन इतनी हेल्दी नहीं रहेगी। और प्रोटीन इसके अलावा अदर पार्ट भी प्ले करता है, लाइक प्रोटीन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, प्रोटीन आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अगर की मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जिससे बोन के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेंगे, उससे भी बोन फॉर्मेशन बढ़ती है। क्या है प्रोटीन के फूड सोर्सेस फिर? प्रोटीन के फूड सोर्सेज तो आपके वेज भी हैं, नॉन वेज भी हैं। वेज में अगर कोई डाइटरी है तो उसमें स्प्राउट सबसे अच्छा सोर्स है। दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें, सोयाबीन, टोफू, ये सारे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। और नॉन वेज में एग्स इसका बड़ा अच्छा सोर्स है उसका। और उसके अलावा नॉन वेज में मेजर सोर्स है प्रोटीन्स का। तो ये आप कंज्यूम कर सकते हो। और अगर रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर प्रोटीन बिल्कुल ही कम है तो उसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। प्रोटीन का भी कुछ ऐसा है कि एक दिन में कितना चाहिए होता है शरीर को? प्रोटीन जनरली 20 to 25 ग्राम पर डे इज इनफ। ठीक है, इफ यू आर नॉट डूइंग हैवी एक्टिविटीज। नॉर्मल के लिए इतना, नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए 20 to 25 ग्राम पर डे इज फाइन। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ये तीन जरूरी है। क्या मैग्नीशियम का भी रोल होता है? मैग्नीशियम का भी आजकल आप देख भी रहे हो, काफी मार्केट में भी चल रहा है कि मैग्नीशियम लो, इससे और इम्प्रूव होती है। लेकिन मैग्नीशियम क्या है, एक चैनल है जो कैल्शियम को बोन की बेसिकली एब्जॉर्ब कराता है। अच्छा। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहेगी, आप कैल्शियम खाओगे वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ओके। तो इसलिए मैग्नीशियम की भी आजकल डिमांड काफी ज्यादा चल रही है कि मैग्नीशियम भी साथ में देना चाहिए। तो आप जितने भी कैल्शियम प्रोडक्ट देखोगे उसमें मैग्नीशियम ऐड होकर ही आता है। विटामिन डी भी आजकल ऐड होकर ही आता है ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़े। और अगर मैग्नीशियम के फूड सोर्सेस समझने हो तो क्या क्या होंगे वो? ग्रीन वेजिटेबल्स, सारे हरे पत्ते, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, वो हो सकते हैं। इसमें डॉक्टर जब ये हम चारों चीजें करेक्ट करके रखते हैं तो क्या चांसेस है कि हमें हड्डियों की बीमारी नहीं होगी? अगर आप प्रॉपर डाइट लोगे जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और प्रोटीन इनफ है, और आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, सिर्फ ये विटामिन और ये सोर्स ही काफी नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखोगे, आप चलोगे ही नहीं, चेयर पे बैठे रहोगे, आपकी मसल मूवमेंट नहीं होगी, बोन मूवमेंट नहीं होगी, तो भी ब्रेन को लगेगा कि बोन को रिक्वायरमेंट ही नहीं है इन सब चीजों की, तो वो बोन में जाएंगे नहीं और बोन स्ट्रांग होंगे नहीं। बिल्कुल। तो इन सब की रिक्वायरमेंट है, प्लस एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज के लिए भी कोई सही तरीका है जो हमें ओस्टियोपिनिया होने से बचा सकता है? एक्सरसाइज में बेसिकली सिंपल वॉक इज नॉट इनफ। इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी ऐड करनी होती है। बोन फॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है जब उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। कभी भी फ्रैक्चर आता है या कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं या हम उसके ऊपर चलते हैं, तभी बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो साथ में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज अगर आप ऐड करो, जिसमें हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो मसल्स जो है बोन के ऊपर स्ट्रेस डालती है, जिससे बोन फॉर्मेशन बढ़ती है। और सारी ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें वेट बेरिंग रहे, लाइक लाइट जॉगिंग, हल्की रनिंग, ये सब आप करोगे तो इससे आपकी जो लोअर बॉडी, बैक है, ये स्ट्रांग बनी रहेंगी और उनकी बोन फॉर्मेशन बनती रहेगी। ठीक है, मतलब सिर्फ डाइट ही नहीं, आपको एक्सरसाइज भी बेहद जरूरी है। उतनी ही जरूरी है जितनी डाइट है। दोनों का जो है मिक्सचर ही आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बना सकता है। अगर हमें ओस्टियोपिनिया के कुछ सिम्टम्स समझने हो, लेकिन आपने जैसे कहा कि एसिम्प्टोमेटिक होता है ज्यादातर, बट फिर भी अगर थोड़े बहुत भी ऐसे बदलाव जो हमसे मिस हो जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि शायद आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ओस्टियोपिनिया होने का रिस्क बढ़ रहा है। ओस्टियोपिनिया इज कंप्लीटली साइलेंट डिसीज। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आता है, लेकिन इसमें स्क्रीनिंग की जा सकती है। ठीक है।
कुछ इसके स्क्रीनिंग के लिए हमारा टेस्ट होता है डेक्सा स्कैन, लेकिन किस में स्क्रीनिंग होनी चाहिए? अब आप में स्क्रीनिंग हो, मुझे स्क्रीनिंग करानी चाहिए, तो वो भी पता होना चाहिए स्क्रीनिंग करनी किसकी है। हाँ. एक तो ऑफ कोर्स ओल्ड एज सारे, मोर देन 50 ईयर इन मेल, मोर देन 40 ईयर्स इन फीमेल्स, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, ये तो कॉमन है। लेकिन और भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक किसी को अगर हार्मोनल इश्यूज है, लाइक थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको रेगुलरली स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं, लाइक स्टेरॉइड ले रहे हैं या रिलेटेड मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे बोन वीक होती है, उनको भी रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। कुछ लोग जो ज़्यादा ही पतले हैं, जिनमें मसल मास कम है, उनको रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, उनमें ऑस्टियोपेनिया के ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। और जैसे माइल्ड, कुछ जैसे आजकल लोग पतला होने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी पतले हो जाते हैं सडनली, उनको जरूर नहीं कि स्क्रीनिंग करानी चाहिए, उसमें वेट लॉस होने की वजह से बोन काफ़ी वीक हो जाती है। तो इसकी स्क्रीनिंग कराने के लिए जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज डेक्सा स्कैन। कैसे होता है ये टेस्ट? इसकी फुल फॉर्म रहती है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। इसको हम एक एरिया स्पेसिफिक भी कर सकते हैं और होल बॉडी भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्सरे की टेक्निक के ऊपर है, जिसमें हम एक हाई एनर्जी और लो एनर्जी एक्सरे बीम पेशेंट के ऊपर डालते हैं और फिर वो हमें दो फॉर्म के अंदर रिजल्ट्स देता है। वन इज टी स्कोर एंड अनदर वन इज जेड स्कोर। टी स्कोर क्या होता है? जब हम आपकी बोन को कंपेयर करेंगे एक यंग एडल्ट की बोन जैसी होनी चाहिए, उस बोन से आपकी बोन को जब कंपेयर करेंगे, उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज टी स्कोर। अच्छा, ये जनरली यूज किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया चेक करने के लिए, या फिर आपकी ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग के लिए कि ये इम्प्रूव कर रहा है। इसमें होता क्या है, ये ना हमें, आपने एक कर्व देखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व जो हम देखते हैं, जो -2 to +2 एक कर्व आता है, ठीक है। तो जो इस कर्व में लाई करते हैं, तो अगर इसमें हम रीडिंग लें -1 से प्लस तक जितना भी जाए दैट इज नॉर्मल बोन। अच्छा। और जो कर्व का एंड पॉइंट है दैट इज 2, -1 to 2 और 2.5 इज ऑस्टियोपेनिया। ओके। जो भी उस कर्व से बाहर लाई करें ऑल आर ऑस्टियोपोरोटिक। उनको मेडिकेशन ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। जो विद इन कर्व रहेंगे उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और जो -1 एंड अबव है ऑल आर नॉर्मल। अच्छा। और दूसरा आता है जेड स्कोर। जेड स्कोर होता है जब आपकी बोन रिलेटिवली आपके ही एज वाले, सेक्स वाले पेशेंट के साथ कंपेयर की जाए जो हेल्दी पर्सन है, दैट इज जेड स्कोर। अच्छा। इसकी रिक्वायरमेंट आई है, लाइक अगर बच्चों में कंपेयर करना है तो आप अडल्ट से नहीं कर सकते, टीनेजर को कंपेयर करना है तो आप अडल्ट से नहीं कर सकते, तो उन केस में हमें सेम एज से कंपेयर करना होता है टू चेक द ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। जनरली बच्चों में ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, हाँ। तो ये स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए होता है, चेक करने के लिए कि उस पर्सन या बच्चे या टीनेजर में कोई डिसीज रिलेटेड टू बोन है, तो हम जेड स्कोर चेक करते हैं। ठीक है। अदरवाइज जनरल पॉपुलेशन में टी स्कोर। ठीक है। इसमें अगर जैसे टेस्ट वगैरह करा लिए, कंफर्म हो गया कि हाँ ये ऑस्टियोपेनिया हो चुका है इनको, ये शुरुआती इस तरह के स्टेज में है, तो उसके बाद फिर वो कैसे समझे पेशेंट, अगर आप इवैल्यूएट करके अगर आपके पास ऑस्टियोपेनिया है, ये एक बॉर्डर लाइन है, आप इससे बॉर्डर से इधर भी जा सकते हो, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ भी और हेल्दी बोन की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको हेल्दी बोन की तरफ जाना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, जंक फूड कम करने हैं, सन एक्सपोजर ज़्यादा लेना है, डाइट अच्छी करनी है, डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी ये सब चाहिए, आपको रेगुलर थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये सब करते ही आपकी बोन हेल्दी बोन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं आपने इसको इग्नोर कर दिया, डाइटरी इंप्रूवमेंट नहीं की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नो एक्सरसाइज, नथिंग, धीरे धीरे ये ऑस्टियोपोरोसिस में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको बॉडी पेन और ये सब उसके ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ऑस्टियोपेनिया है तो हमारे पास कितना टाइम है उसको ऑस्टियोपोरोसिस में तब्दील होने से बचाने के लिए, कि अभी इतने दिन में कर लिया लाइफस्टाइल में बदलाव तो बोन्स वापस हेल्दी हो जाएंगे, नहीं तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन होते हैं वो कभी भी टेम्परेरी नहीं होते, वो आपको परमानेंट ही रखने पड़ेंगे। वो वापस फॉल करेगा ऑस्टियोपेनिया में अगर आपकी लाइफस्टाइल फिर से खराब हुई। अच्छा। तो ये आपको मेंटेन ही करनी है हमेशा के लिए। विराट कोहली अभी तक अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ही इतना फिट है, जिस दिन उसने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बंद कर दी तो वो अपना फिर वैसे ही। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम जैसे हड्डियों को स्ट्रेंथ मतलब हड्डियों को मजबूत रखने के लिए उन सब चीज़ों पर, एस्पेक्ट पर बात करते हैं, तो ऑस्टियोपेनिया का इलाज क्या शुरुआत में सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से हो जाता है या उसमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है? डेफिनेटली सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज से ही आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं है। वो धीरे धीरे करके आने वाले 1 मंथ में नहीं, 2 मंथ्स में नहीं, 4 मंथ्स में इंप्रूव कर देंगे हेल्दी बोन में। लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको बस लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है और कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, अपने आप ही वो हेल्दी बोन में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो अगर कोई हमारी ऑडियंस है जो ओस्टियोपिनिया का शिकार हो चुकी हैं, उनको है कि हम आज से 2 से 3 महीने में अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर देंगे, हेल्दी बोन्स की तरफ वापस आ जाएंगे, तो आप दिन से लेके दिन के अंत तक क्या ऐसे उनको बदलाव बोलेंगे कि ऐसे करिए हर दिन, तो फिर आप हेल्दी बोन्स आपके अचीव हो जाएंगे? एक तो डेली जंक फूड नहीं लेना। जंक फूड से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, सबकी एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है। वंस इन अ वीक इज फाइन। और थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा सन एक्सपोजर, और डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी अगर बढ़ाई जाए, तो इन सब से आपका डाइटरी सप्लीमेंट तो होगा, और एक रूटीन, आप छोटी सी वॉक, हल्की सी जॉगिंग स्टार्ट करो, जिससे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बने, और इससे भी आपकी बोन हेल्थ अच्छी होंगी। ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करना होता है कि दिन में 1 घंटे वॉक कर रहे हैं, 1 घंटे, 15-20 मिनट फॉर एक्सरसाइज इनफ। ठीक है। और सम डाइटरी चेंजेस। अगर जैसे डाइट में बदलाव कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ फूड आइटम्स है जो आप कहेंगे हर दिन जरूर शामिल करिए, सो दैट आपकी हड्डियां मजबूत हो? देखो, दूध, दही, हाँ, आप डेली ले सकते हो। दही तो आप ले ही सकते हो। कुछ लोगों को दूध से प्रॉब्लम रहती है, तो दही तो सब खा सकते हैं, तो उसमें अच्छे अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपको मिल जाता है। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, कैल्शियम भी मिल जाएगा आपको, फॉस्फोरस भी मिल जाएगा आपको, विटामिन डी भी स्लाइट अमाउंट बट नेग्लिजिबल अमाउंट, और मैग्नीशियम जो आप कह रहे थे वो भी आपको इजीली मिल जाता है उसके अंदर। उसके अलावा अगर आप वेजिटेबल मतलब वेज हो, तो आप स्प्राउट्स ऐड करिए, दालें और सोयाबीन, पनीर, इनसे आपका प्रोटीन अमाउंट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप नॉन वेज भी लेते हो, तो एग्स और नॉन वेज अगर खाते हो तो प्रोटीन सोर्स अच्छा ही है। ठीक है। एक्सरसाइज करने का भी कोई सही तरीका है, या सिर्फ लोगों को लगता है हमने वॉक कर लिया तो हमारी हड्डियां हो गई मजबूत? सिंपल वॉक से कभी भी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हाँ। आपको बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि 15 kg 20 kg वेट उठाना है, 1 kg इज इनफ। अच्छा। अगर आप 1 kg के 10 रिपीट्स कर लो, या ब्रिस्क वॉक कर लो, या फिर हल्की हल्की जॉगिंग कर लो, ये भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज में आती है। तो अगर आप ये अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा 15-20 मिनट्स के लिए ऐड करोगे, तो बोन हेल्थ ही रहेगी। ठीक है। मतलब सिर्फ वॉक से ना नहीं होता है, ब्रिस्क वॉक कर लो, हाँ, या थोड़ी सी जॉगिंग कर लो फॉर 15-20, दैट इज इनफ। लेकिन लोगों को लगता है कि हमने जैसे वॉक किया, ब्रिस्क वॉक किया, जॉगिंग किया, तो हमारे घुटने पर ज्यादा प्रेशर पड़ेंगे, तो कहीं घुटने तो नहीं खराब हो जाएंगे हमारे? हाँ, तो घुटनों के लिए, अगर जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, तो बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग। हाँ। स्विमिंग में आपकी फुल मूवमेंट होगी, और उसके रेजिस्टेंस भी आएगी, स्ट्रेंथ भी बनेगी। लेकिन जो स्विमिंग नहीं जा सकते, सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज इज साइकिलिंग। आप अच्छी मूवमेंट करो, बोन पे वेट और नी पे वेट भी नहीं आएगा, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी हो जाएंगी। ठीक है। हमने जैसे एक्सरसाइज की बात कर ली, डाइट की बात कर ली। अगर किसी ने लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिया, उसके बावजूद भी उनके जो आपने डेक्सा स्कैन वगैरह के रिपोर्ट्स के मार्कर्स बताए हैं वो सही नहीं हुए हैं, तो क्या इसके बाद दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं? हाँ, तो उसके बाद सबसे पहले तो हमें रूल आउट करना कि ऐसी प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। अब ये मतलब ये एजिंग प्रोसेस नहीं है, उनको कुछ तो प्रॉब्लम है, लाइक कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मेडिकेशन ऐसे ले रहे हैं वो जिसकी वजह से ये हो सकता है, या बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम है जैसे एब्जॉर्प्शन इश्यूज हैं, या आपके डाइटरी इश्यूज हैं, जिनकी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी बॉडी में जा ही नहीं पा रहा है। हाँ। तो उन सबको, या फिर सडनली किसी ने वेट लॉस करा है, तो ये सब हमें रूल आउट करना पड़ेगा। पहले हमें उसे करेक्ट करना है जो उसका रीजन है। ठीक है। या जैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, या प्रेगनेंसी में चेंजेस आने की वजह से हो गया, तो उसमें हमें सबसे पहले कोज को ट्रीट करना है, रेदर देन बोन को डायरेक्टली ट्रीट करना है। ठीक है। कोज को ट्रीट करते ही वो अपने आप इंप्रूव करेगा। ऑफ कोर्स साथ में हम सप्लीमेंट्स भी ऐड करेंगे ताकि वो जल्दी इंप्रूव कर जाए। सप्लीमेंट्स को लेकर के हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। एक तो जल्दी लोग सप्लीमेंट्स लेते नहीं हैं, उसके बाद उनका है कि बस एक मार्केटिंग गिमिक है, हमें सप्लीमेंट्स लेने नहीं चाहिए। खास करके जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो तो बिल्कुल भी वो नहीं करते, एकदम रेजिस्टेंस होते कि हम तो नहीं लेंगे सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स को लेकर के ये जो लोगों के मन में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, इसको दूर करने के लिए आप कुछ चीज़ें बताएंगे? एक तो ना, कैल्शियम के साथ इनिशियली जो कैल्शियम आता था ना, वो था कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ। तो सबके दिमाग में एक मिथ है कि कैल्शियम खाएंगे तो स्टोन बन जाएगा। हाँ। ज्यादा कैल्शियम नहीं खाना चाहिए, किडनी स्टोन। पर हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा था जब कैल्शियम कार्बोनेट आता था। एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ज्यादातर ओल्ड एज जैसे कैल्शियम खा रहे हैं वो ना एंटासिड भी ले रहे होते हैं, पेंटो। और अगर आप एंटासिड ले रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन इज 0। अच्छा। बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो कार्बोनेट बढ़ता जाएगा बॉडी में और वो स्टोन बनाएगा, डेफिनेटली स्टोन बनता था। ठीक है।
लेकिन अब कैल्शियम सप्लीमेंट काफी इंप्रूव कर गए। उसके बाद आ गया कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम सिट्रेट बिना एसिडिट, मतलब अगर आपको पेट में एसिड नहीं है फिर भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर आप साथ में पेंटॉप वगैरह ले रहे हो तो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। उससे अच्छे कैल्शियम है कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट। तो ये विदाउट गैस्ट्रिक एसिड तो एब्जॉर्ब हो ही जाएंगे और स्टोन बनने की टेंडेंसी उल्टा कम करते हैं। अच्छा। और आप देखोगे आजकल कुछ वो आती है जो ड्रिंक्स आती है उसमें भी लिखा होता है कि कैल्शियम एडिड। वो कैल्शियम जो होता है दैट इज कैल्शियम सिट्रेट मैलिट। अच्छा। तो आज की डेट में जो कैल्शियम आते हैं वो काफी अच्छे हैं, स्टोन की टेंडेंसी कम करते हैं, एब्जॉर्प्शन अच्छी रहती है, कोई गैस्ट्रिक अपसेट नहीं रहता और आपकी बोन को काफी हेल्दी करते हैं। तो वो जो मिथ था वो था इनिशियल कैल्शियम से, अभी वो प्रॉब्लम्स नहीं है। एक और चीज है इसमें कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे तो उसके साथ आयरन ना ले, अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ये अगर आपने साथ में आयरन लिया या थायराइड मेडिकेशन ली वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करती है। अच्छा। तो थायराइड मेडिकेशन और आयरन के साथ कभी भी कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। उसमें अगर आपने कैल्शियम लिया दैट इज 0। ठीक है। और अगर कोई विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उसके साथ भी है कुछ डूज एंड डोंट्स? उसके साथ तो कैल्शियम लेना चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है। मैग्नीशियम भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसीलिए आजकल जो कॉम्बिनेशन आते हैं कैल्शियम के दैट इज कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी एंड विटामिन के। अच्छा, सब एक ही साथ। ये सारे एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाते हैं और बोन को हेल्दी करने में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। क्योंकि ये सारे एक बेसिक स्ट्रक्चर हैं बोन के। हमें ना एक बार ये जरूर बता दीजिए डॉक्टर कि अगर कोई ओस्टियोपीनिया के रिस्क पर है, उनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, सप्लीमेंट शुरू कर रहे हैं, तो कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, प्रोटीन हो या मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेते वक्त क्या ध्यान में रखे, डूज एंड डोंट्स क्या हैं? मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सबसे ज्यादा कैल्शियम ओल्ड एज के पीपल लेते हैं। सबसे ज्यादा ओल्ड एज ही ले रहे होते हैं कैल्शियम। हमारी ओपीडी में आते हैं, कोई यंग मैं नहीं ले रहा कैल्शियम, आप नहीं ले रहे कैल्शियम, लेकिन बोन किन की वीक है, उन्हीं की जो कैल्शियम ले रहे हैं। अच्छा। विटामिन डी ले रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी के अलावा एक और फैक्टर है बोन में जो बोन बनाता है दैट इज हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो हमारी बोन इन सब से बोन बनाता है। तो वो एक एज के बाद जाके डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे, आप कितना भी कैल्शियम विटामिन डी लो वो बोन में लगेगा ही नहीं और ऑस्टियोपोरोसिस मेंटेन रहेगी। तो उसके लिए फिर हमें कुछ सप्लीमेंट पैराथायरॉयड हार्मोन के भी देने होते हैं अलोंग विद कैल्शियम विटामिन डी, जिससे ये बोन बननी जल्दी शुरू हो जाए। और एजिंग प्रोसेस में बोन टूटनी भी जल्दी शुरू हो जाती है। उसके लिए भी मेडिकेशंस आती हैं जिससे बोन जो टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, वो भी स्लो डाउन हो जाए। तो सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी इज नॉट इनफ इन ओल्ड एज, हमें उनको सप्लीमेंट करना पड़ेगा विद पैराथायरॉयड हार्मोन और बिसफॉस्फोनेट्स आते हैं जो उसकी ब्रेक डाउन को रोकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रहता है फॉर दी ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट। तो इसलिए ये भी जरूरी है ओल्ड एज में। बिल्कुल। इसीलिए वो कैल्शियम तो लेते रहते हैं, विटामिन डी भी लेते रहते हैं, लेकिन आप कभी भी डेक्सा स्कैन कराओ सेम ही रहेगा, क्योंकि वो इनकी कमी रह जाती है। हार्मोन्स भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखोगे, वो भी अगर कैल्शियम विटामिन डी लेंगे लेकिन एस्ट्रोजन तो डाउनफॉल जाता ही जा रहा है और बोन की जो टूटने की एक्टिविटी वो बढ़ती ही जा रही है, उसको भी सप्लीमेंट करना पड़ता है HRT से, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, जो गायनी डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें अगर हमने ओस्टियोपीनिया के उस स्टेज पर ध्यान नहीं दिया, लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, दवाइयां नहीं शुरू की, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? फिर धीरे धीरे ये ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मींस बोन वीक प्लस सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स? धीरे धीरे उनके बैक में पेन शुरू हो जाएगा, चलने में लेग्स में पेन होगा, धीरे धीरे जो बॉडी है आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगी या उसमें फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। स्पाइन फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन है, ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन है। पेशेंट हमारे पास आते हैं कि ये बेड से उठे और गिर गए, दैट फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये काफ़ी कॉमन है। मोस्ट कॉमन जो स्पाइन का है, उसके बाद हिप का है, उसके अलावा फोर आर्म्स में काफ़ी इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं, रिस्ट डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर हो जाते हैं। फ्रैक्चर तो हो ही जाते हैं लेकिन उसके बाद उसमें जुड़ने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोटिक है, बोन प्रॉपर नहीं बन रही तो वो जुड़ती भी ठीक से नहीं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और उन फ्रैक्चर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और भी हैं, जैसे आप बेड रिडन हो जाओगे, धीरे धीरे या तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन में जाना पड़ेगा, तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, वो ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऐड ऑन होती रहती हैं। तो ऐसे कोई टेस्ट है, जैसे आजकल एनुअल हेल्थ चेकअप हर कोई कराते रहता है हड्डियों के लिए, कि हम ये 4-5 टेस्ट हर साल जरूर कराएं या साल 2 साल 3 साल में एक बार, सो दैट हमें पता रहे कि हमारी हड्डियों की हालत कैसी है?
हड्डियों के लिए आपको मेनली ब्लड का टेस्ट, एक विटामिन B12, D3, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये तो आपके ब्लड टेस्ट है जो आपको रेगुलर बेस पे कराने चाहिए ठीक है। ईयरली। और डेक्सा स्कैन की स्क्रीनिंग ये जरूर करानी चाहिए। ठीक है। और अगर आप ट्रीटमेंट पे भी हो तो आपको ईयरली एक डेक्सा स्कैन करानी चाहिए कि आपकी ट्रीटमेंट भी ठीक चल रही है कि नहीं। अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग ये सब मेडिकेशन आप ले रहे हो फिर भी आपका अगर डेक्सा स्कैन ठीक नहीं आता तो कुछ और ऐड ऑन करने की इसमें जरूरत है। ओस्टियोपोरोसिस में तो हड्डियां खोखली होने लगती हैं, ओस्टियोपीनिया उसका शुरुआती स्टेज है। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार ये जरूर कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए दे कि हड्डियों को आपको खोखला होने से बचाना है तो अभी से अपने जीवन शैली में बदल दे या इस चीज को तो बंद नहीं कर दे, वरना इससे आपकी हड्डियां पूरी तरीके से खोखली हो जाएंगी। एक तो स्टॉप जंक फूड डेली जंक फूड नहीं खाना है। वंस इन ए वीक, ट्वाइस अ वीक इज फाइन। थोड़ी डाइटरी हैबिट इंप्रूव करने जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने, 15 to 20 मिनट्स वॉक या हल्की जॉगिंग एक्सरसाइज ऐड ऑन करनी है। और आजकल ये जो स्मोकिंग अल्कोहल है इसका यूज भी माइल्ड टू मॉडरेट में रखना है। ठीक है। इसके एक्सेस से भी बोन वीक होती है। और इसके अलावा आप रेगुलर मॉनिटरिंग कराओ डेक्सा स्कैन से ईयरली, या आप ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो जिससे बोन वीक होती है तो भी आपको उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करानी है और आपके डॉक्टर के टच में रहना है। तो ये सब चीज़ें आप करके अपनी बोन को हेल्दी रख सकते हो। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्या इससे हड्डियां ज़्यादा जल्दी कमज़ोर होती हैं? सबका अलग अलग इम्पैक्ट है। अच्छा। अगर आप टी लेते हो दैट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। और बोन हेल्थ, तो उससे आपकी बोन बेटर हो जाती है। लेकिन कॉफ़ी में होता है कैफीन। कैफीन क्या करता है, इट्स अ डाययूरेटिक, बेसिकली आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है जिससे वो कैल्शियम वॉश आउट हो जाता है बॉडी से। मतलब अगर आप कैल्शियम डाइट में ले रहे हो या थोड़ा कैल्शियम ले रहे हो दैट इज फाइन, और आप मॉडरेट कॉफ़ी ले रहे हो। लेकिन अगर आप एक्सेसिव कॉफ़ी ले रहे हो तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। इन दैट केस बोन थोड़ी वीक हो जाती है। मेन आती है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स एज सच कोल्ड ड्रिंक से प्रॉब्लम नहीं है या उसमें CO2, उसमें जो फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव है प्रॉब्लम उनसे है। उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, ज्यादा होता है। बॉडी में ना कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक बैलेंस है। कोई भी चीज बढ़ेगी ना दूसरी कम हो जाएगी। तो अगर बॉडी में फॉस्फोरस बढ़ेगा तो बॉडी से कैल्शियम वॉश आउट हो जाएगा। और जैसे कैल्शियम वॉश आउट होगा वो बोन को खोखला करेगा। तो ये जो तीनों चीजें आपने बताई हैं इसमें सबसे हार्मफुल है कोल्ड ड्रिंक्स। कॉफी भी अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में ले होते हो तब ज्यादा हार्मफुल होता है। अदरवाइज माइल्ड टू मॉडरेट रेंज में इट्स फाइन। एक बार हमें रेड फ्लैग जरूर बता दीजिए कि अगर आप ओस्टियोपीनिया के स्टेज पर हैं और उस दौरान आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। हो सकता है अब आप ओस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको ओस्टियोपीनिया है या आपने कभी टेस्ट कराया और आपको लेग्स में पेन आने लग गया वॉक करने में, हिप में पेन आता है, काफ़ी देर चेयर से बैठ के उठते हो तो पेन आता है, या सुबह उठते हो तो थकान सी लगती है, बैक में पेन होता है, बैक आगे की तरफ झुकने लग गई है, नेक की मसल्स में पेन आता है, तो मोस्ट लाइकली आप धीरे धीरे ओस्टियोपीनिया से ओस्टियोपोरोसिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। सो बेटर टू चेंज लाइफस्टाइल और प्लस माइनस मेडिकेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। बिल्कुल। तो अगर जैसे हम शुरुआत से ही लक्षणों पर ध्यान दें, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें तो ओस्टियोपीनिया ओस्टियोपोरोसिस में नहीं बदलेगा, इसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं। बहुत हाई हो जाएंगे। और अगर आप ओस्टियोपीनिया से ओस्टियोपोरोसिस में भी जा रहे हो, मेडिकेशन सिर्फ इनिशियल स्टेज में रिक्वायर्ड होती है। जहाँ आप वापस ओस्टियोपीनिया में आए तो उस मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट बंद हो जाती है। आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करके उसको वापस हेल्दी बोन में ला सकते हो। बिल्कुल। मतलब बोन्स तो हमारी बॉडी का फाउंडेशन ही है, अगर हमने उसको ही सही नहीं रखा, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे वो आपको रिस्पेक्ट देगा। सेम विद बॉडी। सेम विद बॉडी। अगर आप अपनी बोन को रिस्पेक्ट दोगे वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आप उसका ध्यान रखोगे वो आपका ध्यान रखेगा। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां लंबे समय तक सलामत रहे तो डॉक्टर ने जैसी चीज़ें बताई लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की, बदलाव करने की, डाइट में, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते बस एक फाइनल गो टू होम मैसेज के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करें, तो आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा मैसेज देते। गो टू होम मैसेज है, बोन आपकी बॉडी का एक मेजर पार्ट है, उसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। आप उसको हेल्दी रखोगे वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। अगर उसको हेल्दी रखना है उसको अच्छी डाइट देनी है, जैसे आपको अच्छी हाई डाइट चाहिए बोन को भी अच्छी डाइट चाहिए, दैट इज़ रिच इन कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब रिच होने चाहिए। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है ताकि मोबिलिटी ऑफ बोन आप बनाए रखो। जब बोन मोबाइल रहेंगी तभी वो हेल्दी रहेगा। और उसके साथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करो ताकि वो बोन स्ट्रॉन्ग बने।
तो ये सब चीज़ें हैं, आप इनको फॉलो करो और आपकी बोन हेल्दी रहेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ओस्टियोपिनिया पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को आपने जो भी बताया वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए एनबीटी लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।